हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त बलजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट। साथियों, ये जो आपका चैनल है ये आपको यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। तो साथियों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि आज के जो एमसीक्यू सेशन है इसकी शुरुआत करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि साथियों, रोज़ाना यूट्यूब के ऊपर आपसे एक एमसीक्यू सेशन डिस्कशन किया जाता है एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट चैनल पे। दूसरा, एक टेस्ट सीरीज शुरू करने का हमारा प्लान है जो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल होगी रोज़ाना। तो साथियों, अगर आप टेलीग्राम चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो। उसके साथ ही साथियों, आपको एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर पे अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ से महसूस होती है चैनल से रिलेटेड या कोई आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछताछ कर सकते हैं। आज के इस एमसीक्यू सेशन की हम बिना कोई डिले किए हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले जो एक ज़रूरी जानकारी है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। साथियों, एक आप लोगों ने सीएचओ की नई वैकेंसी आई है, सीएचओ की नई वैकेंसी आई है हरियाणा सीएचओ की ओर से, जिसकी 787 पोस्ट आपको बताई गई है। इसका एक वीडियो बनाया है मैंने 5 मिनट का, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है और कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना है, क्या इसके अंदर नॉर्मल चीज़ें पूछी गई हैं, मांगी गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात यह है कि साथियों, एक डीएमईआर का अगर आपने एक फॉर्म भरा है डीएमईआर हरियाणा का, तो उसकी एग्ज़ाम डेट आप लोगों की आ गई है और उस एग्ज़ाम डेट के लिए आप लोग इस चैनल के ऊपर तब तक आप लोग तैयारी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं। यानी इन दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं एमसीक्यू सेशन आप लोगों से रोज़ाना डिस्कस करूँगा। डीएमईआर हरियाणा का जो एग्ज़ाम डेट आपको आ गई है और सीएचओ जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है। अगर आप लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरा है सीएचओ का तो सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। इसके बाद नेक्स्ट मैं आज के एमसीक्यू सेशन की शुरुआत कर लेता हूं आपसे बिना कोई डिले किए हुए। और साथियों, ये आपकी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप रीड आउट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। भाई, इनमें से कौन सी ऐसी रीडिंग है ब्लड प्रेशर की जो फिजिशियन को तुरंत जाके आपको बतानी है, रिपोर्ट कर देनी है। अदरवाइज पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उसकी कंडीशन सीवियर हो सकती है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग पता होनी चाहिए। आप लोगों को पता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपका होता है 120/80 ऑफ एचजी। साथियों, ये ऊपर जो 120 है ये आपका सिस्टोलिक बीपी होता है और 80 आपका डायस्टोलिक बीपी होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज होता है, इफ इंक्रीज डायस्टोलिक बीपी, अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। इंडिकेट टू, ये आपका इंडिकेट करेगा, इंडिकेट टू हार्ट डिजीज, ये आपके हार्ट डिजीज को इंडिकेट करता है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यानी जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रीडिंग को आपको फोकस करना है जब भी आप ब्लड प्रेशर की रीडिंग देखें किसी पेशेंट की। अगर डायस्टोलिक बीपी बहुत ज़्यादा होता है तो आप कह सकते हैं उस मरीज की कंडीशन है वो हार्ट डिजीज को इंडिकेट करती है और हमें तुरंत जाके डॉक्टर को क्या करना है, नोटिफाई करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख लें ऑप्शन में, ऑप्शन ए है 130/98, 140/88, 110/70, 138/82। तो सबसे ज़्यादा जो डायस्टोलिक प्रेशर देखने को मिल रहा है वो आपको ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, इसलिए सबसे डेंजरस कंडीशन है वो ए है। इस कंडीशन को जाके आप लोगों को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को आप लोगों को बता देना है। इसलिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आप लोग ए को लॉक कर दे। आंसर आपका क्या है, राइट ए आंसर है, सभी लॉक कर दे। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रीड आउट करें। हाईएस्ट बीएमआर इज फाउंड इन बॉयज बिकॉज देयर बॉडी कंटेन्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई बच्चों के बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर जो बीएमआर है जिसको आप लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, ये बीएमआर है ये ज्यादा पाया जाता है, हाईएस्ट पाया जाता है। क्यों?
ये हाईएस्ट, अगर मेल और फीमेल की अगर हम तुलना करें, अगर बॉयज और गर्ल की हम तुलना करें, मेल और फीमेल की तुलना करें या बॉयज और गर्ल की तुलना करें, तो मेल के अंदर क्या पाया जाता है, ज़्यादा आपका बीएमआर पाया जाता है। इस बीएमआर को ज़्यादा हाईएस्ट क्यों पाया जाता है मेल के अंदर, उसका कारण आपसे पूछा गया है। क्या बीएमआर थायरोक्सिन की वजह से मेल में ज़्यादा पाया जाता है, क्या एड्रेनलिन की वजह से, क्या टेस्टोस्टेरोन की वजह से, क्या एस्ट्रोजन की वजह से। साथियों, अगर आप लोगों के माइंड में ए और सी के अंदर आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा आंसर के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका आंसर ए है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी होने वाला है। राइट आंसर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आंसर है वो सी को लॉक कर दें। अब साथियों मेरी बात सुनना, जो बीएमआर है, इस बीएमआर को मेंटेन करने के लिए थायराइड हार्मोन जरूरी होता है। आप सभी लोगों ने ये फंक्शन पढ़ा है, T3 और T4 हार्मोन का फंक्शन पढ़ा है, जिनको आप थायराइड हार्मोन बोलते हैं, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन जो भी। तो इन हार्मोन्स के द्वारा क्या किया जाता है, बीएमआर को मेंटेन किया जाता है। लेकिन थायराइड हार्मोन तो मेल और फीमेल दोनों में ही उतनी ही नॉर्मल अमाउंट में पाए जाते हैं, तो ये डिफरेंस पैदा नहीं करेंगे। अब बॉयज के अंदर हाई कौन करवाता है, तो एक और हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसकी मात्रा है वो मेल के अंदर ज्यादा पाई जाती है टेस्टोस्टेरोन की, इसीलिए बीएमआर भी मेल के अंदर हाईएस्ट पाया जाता है फीमेल की तुलना में। दूसरी बात यहाँ पे सुने, अगर इस टेस्टोस्टेरोन की, एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, कि अगर इस टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल्स के अंदर इंक्रीज हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है, और उस डिजीज का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उस डिजीज को आप बोलते हैं हिर्सुटिज्म। क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म। इस हिर्सुटिज्म में महिला के या फीमेल के अनकंट्रोल हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं, जैसे फेस पे अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, हैंड्स के ऊपर अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, यानी हेयर ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें कि मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको मेंटेन भी कौन सा हार्मोन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है। आगे बढ़ता हूं मैं साथियों, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि विजुअल एक्यूटी है या विजुअल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, कैन बी असेस्ड विद। विजुअल एक्यूटी किसके द्वारा असेस की जाती है इनमें से, ऑप्थेल्मोस्कोप, स्नेल चार्ट, गोनियोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग दे दें, बी आंसर आपका राइट होगा, बी को लॉक कर दें सभी, और बी आपका आंसर है स्नेल चार्ट। स्नेल चार्ट से आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विजुअल एक्यूटी। विजुअल जो एक्यूटी है ये किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं स्नेल चार्ट। और स्नेल चार्ट में आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि स्नेल चार्ट के अंदर अल्फाबेट के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है, एक बोर्ड टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और आपकी आंखों के आगे लेंस लगा के आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है कि इन अल्फाबेट को आप नंबरिंग से आप लोग बताएं, या आपसे पूछा जाता है सेकंड लाइन में क्या लिखा है, थर्ड लाइन में क्या लिखा है। इस तरह से आपका ये टेस्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, और इस टेस्ट को बोला जाता है स्नेल चार्ट। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो आपका ऑप्थेल्मोस्कोप है साथियों, ये ऑप्थेल्मोस्कोप है, ये आई के विजुअलाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद जो गोनियोमीटर है, ये गोनियोमीटर जो जॉइंट्स है उनके अंदर रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए, या उनके अंदर एंगल्स देखने के लिए, जॉइंट्स के अंदर एंगल्स देखने के लिए जो काम में लिया जाता है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज गोनियोमीटर। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से रीड आउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है तो इसके अंदर कर्वेचर देखने को मिलता है। कर्वेचर का मतलब होता है बेंडिंग देखने को मिलती है। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड की बेंडिंग आगे के साइड हो जाए, पीछे के साइड हो जाए, या फिर आप लोगों से ये बोला जाता है कि लेटरल बेंडिंग हो जाए, तो इन सब कंडीशंस आपसे पूछी जाती हैं। साथियों यहाँ पे देखना आप लोगों से लेटरल बेंडिंग के बारे में पूछा है, तो लेटरल बेंडिंग कर्वेचर या लेटरल कर्वेचर स्पाइनल कॉर्ड का किस डिजीज के नाम से कहलाता है, तो आप राइट आंसर यहाँ पे टिक कर दें, इसको स्कोलियोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कोलियोसिस। यानी पहले मैं राइट आंसर दे देता हूँ, राइट आंसर आप लोग सी को लॉक कर दें,
सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगर काइफोसिस है, इस काइफोसिस के अंदर एंटीरियर बेंडिंग देखने को मिलती है स्पाइनल कॉर्ड की, लॉर्डोसिस के अंदर पोस्टीरियर बेंडिंग देखने को मिलती है स्पाइनल कॉर्ड की। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, एंटीरियर बेंडिंग देखने को मिलती है। अब जो ये एंटीरियर बेंडिंग है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में एंटीरियर बेंडिंग देखने को मिलती है, इसमें आपको पोस्टीरियर बेंडिंग देखने को मिलती है, पोस्टीरियर बेंडिंग। अब एक चीज और ध्यान में रखें, जब ये एंटीरियर बेंडिंग होता है तो देखो साथियों कि जो पेशेंट है वो आगे की ओर ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ जाता है तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि उसकी जो थोरेक्स जो पार्ट है, उस थोरेक्स पार्ट की जो कॉन्वेक्सिटी है वो ऐसे बढ़ जाएगी, यानी उसकी क्या बढ़ जाती है, कॉन्वेक्सिटी। तो आप लोग कहेंगे काइफोसिस में कॉन्वेक्सिटी बढ़ती है, लेकिन लॉर्डोसिस में विपरीत होता है। लॉर्डोसिस में देखो पोस्टीरियर बेंडिंग हो जाती है, थोरेसिक पार्ट की क्या हो जाती है, पीछे की ओर, इस तरह से बेंडिंग हो जाती है पीछे की ओर। तो उसमें क्या होगा, आप लोग कह सकते हैं कॉनकेविटी बन जाती है, यानी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉनकेविटी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा साथियों, कॉनकेविटी। और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी। ये चीज आप लोग ध्यान में रखें। काइफोसिस के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी, सॉरी काइफोसिस, और काइफोसिस में आपको कॉन्वेक्सिटी देखने को मिलती है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं, एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा वेट करिए भाई। एक टेक्निकल इश्यू हो गया है, 2 मिनट का वेट कर लें आप लोग, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं वापस आप लोगों के साथ फिर कनेक्ट हो रहा हूं। हाँ जी साहब, एक बार वापस से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। राइट आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि राइट आंसर आपका क्या है, लेटरल बेंडिंग को स्कोलियोसिस के नाम से बोला जाता है। साथियों अगली स्क्रीन के ऊपर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको आप लोग रीड आउट करें। देखो क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा है स्केल जो बच्चों के अंदर पेन को असेस करने के लिए काम में ली जाती है, किसमें, बच्चों के अंदर, बच्चों में पूछा गया है। अभी मैं यहाँ पे वापस आपको बता देता हूँ कि पेन का असेसमेंट करना है, पेन का असेसमेंट करना है चिल्ड्रंस के अंदर। तो चिल्ड्रंस के अंदर पेन का असेसमेंट करने के लिए एक स्केल काम में ली जाती है, मोस्ट कॉमन स्केल बोलते हैं इसको, और इस स्केल का नाम है वोंग बेकर पेन स्केल, वोंग बेकर। तो राइट आंसर आप लोगों को मिल गया होगा साथियों, राइट आंसर डी है भाई। यहाँ पे राइट डी को आप लोग लॉक कर दें, आंसर जो आपका है वो मैं लिख देता हूँ, डी को लॉक कर दें। साथियों बच्चों में पेन स्केल को अगर असेस करना है तो उस पेन स्केल का नाम मोस्ट कॉमन क्या है, वोंग बेकर पेन स्केल है। ये सारे ही पेन स्केल हैं, इनसे असेस किया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन अच्छी पेन स्केल असेस करने के लिए चिल्ड्रंस में हम वोंग बेकर पेन स्केल या फेस पेन स्केल को यूज करते हैं। अब यहाँ पे फेस लिख रखा है तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर जो मार्किंग होती है वो 0 से 10 तक होती है। अगर पेशेंट स्माइली है, स्माइली फेस दिख रहा है तो आप 0 रेटिंग देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट क्राइंग कर रहा है तो आप लोग उसको 10 रेटिंग देते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ साथियों, हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है,
द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद चिकन पॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दें, फोकस करें कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है चिकन पॉक्स का। कॉम्प्लिकेशन तो चिकन पॉक्स के कारण बहुत से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, लेकिन आप लोगों से मोस्ट कॉमन पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे आप लोग एक चीज देखें कि ऑप्शन पे आ जाएं, सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, या मेनिंजाइटिस, या ओर्चाइटिस, या ओटाइटिस मीडिया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे ही कॉम्प्लिकेशन चिकन पॉक्स के कारण देखने को मिलते हैं। जो चिकन पॉक्स है ये वेरिसेला जूस्टर के कारण कोज होता है, एक पॉजिटिव एजेंट इसका है वेरिसेला जूस्टर। ये जो चिकन पॉक्स है इसके अंदर साथियों जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रहा है वो आप लोग कहेंगे कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे चिकन पॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा मैक्यूलोपैपिलियर टाइप की लीजन्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं, चकत्ते डेवलप हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अदर जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनका चांस सबसे ज्यादा रहता है। तो आंसर आप लोग ये दें। एक स्लाइड और आपके लिए लेके आया हूं कि और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई चिकन पॉक्स के कारण और कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो एक तो ये याद रखें, अगला स्लाइड के ऊपर आ जाएं आप लोग, और स्लाइड में मैंने एक मेनोमिक्स बनाया है जिसको आप लोग याद रखेंगे रेप। रेप से यहाँ पे मेरा अभिप्राय ये है, आप लोग इसकी स्पेलिंग पे ना जाएं। आर से बोले तो रेज सिंड्रोम, ए से बोले तो अक्यूट सेरिब्रल अटैक्सिया, पी से बोले तो निमोनिया, और ई से बोले तो एनसेफेलाइटिस। साथियों जो सबसे ज्यादा जो डेथ अगर देखने को मिलेगी पेशेंट की चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशन के दौरान, तो आप लोग बताएं निमोनिया के कारण। अगर निमोनिया कॉम्प्लिकेशन होता है तो मरीज की डेथ देखने को सबसे ज्यादा मिलती है। आप लोग ये ध्यान रखें, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होती हैं उनमें सबसे ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या मानी जाती है, निमोनिया। अब मैं नेक्स्ट आपको ये बात बता देता हूं, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द चिकन पॉक्स एक्सेप्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि इतनी कॉम्प्लिकेशन चिकन पॉक्स के कारण होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, और क्वेश्चन आपका ये है कि द लास्ट नॉन नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर लास्ट स्मॉल पॉक्स का नेचुरल केस कब मिला था, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब ये जो स्मॉल पॉक्स है जिसको आप इसका पॉजिटिव एजेंट है वो वेरियोला होता है। क्या होता है, वेरियोला इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और जो स्मॉल पॉक्स है इसका लास्ट नेचुरल केस है वो 1977 के अंदर आपको देखने को मिला था। तो आंसर तो आप लोगों को मिल गया है, ए को आप लोग लॉक कर दें। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर आपसे कई बार भावनाओं से खेल जाता है और वो क्वेश्चन को बदल देता है। अब वो आपको ये बोलेगा कि भाई जो स्मॉल पॉक्स है इसका जो आर्टिफिशियल लास्ट केस था वो कब लास्ट बार कब देखने को मिला था। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1978 के अंदर। मैं अगली स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखना आप लोग, 3 क्वेश्चन आपके क्लियर कर देता हूं। द लास्ट नॉन नेचुरल केस वाज इन सोमालिया। लास्ट नेचुरल केस कहां पे मिला था, सोमालिया के अंदर मिला था 1977 के अंदर। लेकिन ये कैसा केस था भाई, ये नेचुरल केस था। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसके बाद आफ्टर देन ओनली 1 केस वर कोज। इसके बाद एक केस और देखने को मिला जो लेबोरेटरी एक्सीडेंट के कारण देखने को मिला और 1978 के अंदर देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपसे पूछा जाएगा कहां पे देखने को मिला, तो बता देना बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर देखने को मिला। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि WHO ने कब डिक्लेयर किया स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट, कब बताया गया। इराडिकेट का मतलब WHO ने कब बताया कि स्मॉल पॉक्स है वो पूरे वर्ल्ड से खत्म हो गई है, उसका कोई केस कहीं पे नहीं मिला। तो अगर इसके इराडिकेशन की बात होती है तो इसका इराडिकेशन 1980 के अंदर WHO ने इसको क्या बता दिया कि स्मॉल पॉक्स है वो पूरे वर्ल्ड से क्या हो चुकी है, इराडिकेट हो चुकी है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है साथियों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा एग्जाम में ये रिपीट होता है कि स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट पूरे वर्ल्ड से WHO ने कब घोषित किया, तो आप कहेंगे 1980 के अंदर।
इसके बाद स्मॉल पॉक्स का कोई केस देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी ओर जाइए। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिजीज। भाई पहले तो आपको ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सी डिजीज से रिलेटेड काम में लिया गया। तो आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पता है भाई, जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखो मास का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्या हो सकती है, लार्ज पीपुल्स कह सकते हैं आप लोग। लार्ज पॉपुलेशन के अंदर अगर हम एक साथ ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं एक समय पे और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, अगर हम लगातार उस पूरी पॉपुलेशन को अगर हम एक साथ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसी डिजीज के अगेंस्ट, तो वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये इंडिया के अंदर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो स्टेप है ये किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए काम में ली गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर बताएंगे कि जो फ्लेरियासिस है, यानी आंसर आप लोगों का साथियों होने वाला है आंसर बी को आप लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे। और जो आपका फ्लेरियासिस था जिसको आप लोग लिम्फेटिक फ्लेरियासिस भी बोलते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इंडिया के अंदर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया था। लेकिन फॉरेन के अंदर मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत से कंट्रीज के अंदर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को काम में लिया गया था। लेकिन हम तो इंडिया का एग्जाम देंगे, हम याद रखेंगे भाई कि इंडिया में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिम्फेटिक फ्लेरियासिस के लिए काम में लिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज। इंडिया के अंदर रेबीज फ्री जोन कौन सा माना जाता है, अभी रेबीज फ्री जोन कौन सा है? तो करंट में आप लोग बताएं, लक्षद्वीप को रेबीज फ्री जोन बोलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को आंसर बी को लॉक कर दें आप, अगर आपको बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेबीज फ्री जोन, तो आप लोग ये बताएं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर लास्ट 2 ईयर्स से कोई ह्यूमन और कोई एनिमल रेबीज का केस नहीं देखने को मिले, लास्ट 2 ईयर में नो रेबीज देखने को मिले, कोई रेबीज केस नहीं देखने को मिले, नो रेबीज केस, लास्ट 2 ईयर में किसी एरिया में ना तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और ना ही एनिमल्स के अंदर कोई रेबीज का केस ना देखने को मिले, तो उस एरिया को क्या बोला जाता है, रेबीज फ्री जोन के नाम से बोला जाता है दोस्तों। और ये रेबीज फ्री जोन अभी हमारा लक्षद्वीप है, आप लोग याद रखें। आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। भाई इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो फीको ओरल रूट से नहीं फैलती है? तो आप लोग देखिए, एंट्रिक फीवर है, ये फीको ओरल रूट से फैलता है, कोलेरा भी फैलता है और हेपेटाइटिस ए भी फैलता है। तो एक्सेप्ट, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है, विच ऑफ द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द फीको ओरल रूट एक्सेप्ट। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था, तब भी आंसर यही होता, तब भी सेम चीज पूछना चाहता था एग्जामिनर आपसे। तो आप लोग आंसर बी को आप लोग राइट करें, मीजल्स। और मीजल्स है ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, यानी रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा फैलता है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर बी को लॉक कर दें, मीजल्स, जिसको आप लोग खसरा भी बोलते हैं। इस मीजल्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को 1-2 लेके आया हूँ, आगे डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन आएगा उस दौरान। तो आप लोगों को आंसर क्लियर हो गया होगा कि मीजल्स है वो फीको ओरल रूट से नहीं फैलता है। आगे बढ़ते हैं हम। कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। किसी मरीज को मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है तो ऐसे केस में कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन सी ड्रग काम में ली जाती है बचाव के लिए कि उसका ट्रांसमिशन ना हो? क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन, रिफाम्पिसिन और पेनिसिलिन। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है आपका सी। आंसर सी को आप लोग लॉक कर दें। रिफाम्पिसिन जो ड्रग है, जिसको आप लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी बोलते हैं, ये ड्रग है, ये कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज की जाती है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के इन्फेक्शन के दौरान। अब आप लोग यहाँ पे ये चीज, दूसरी ये बात याद रखें कि जो टेट्रासाइक्लिन है यहाँ पे, ये टेट्रासाइक्लिन भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है।
और आपने देखा होगा कोलेरा के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपकी क्या मानी जाती है, टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद कीमोप्रोफाइलेक्सिस की बात करें, कीमोप्रोफाइलेक्सिस, तो आप लोग बता देना कि प्लेग जो डिजीज होती है, उस प्लेग डिजीज के दौरान अगर पेशेंट का कीमोप्रोफाइलेक्सिस करना है तो तब भी आप टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोप्लिक स्पॉट, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, कोप्लिक स्पॉट आर सीन इन, कोप्लिक स्पॉट इनमें से कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं। रूबेला, इस रूबेला को आप लोग किस नाम से जानते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। इसको आप लोग जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं, जर्मन मीजल्स बोलते हैं इसको, जर्मन मीजल्स। लेकिन मीजल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, रूबियोला के नाम से भी बोलते हैं, इसका सेकंड नाम आप ध्यान रखें, चिकनगुनिया या फिर चिकन पॉक्स। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, आंसर आपका है बी, आंसर बी आपका राइट है। अगर आप सब लोग बी को टिक कर रहे थे तो सभी आप सही हैं, मीजल्स, और मीजल्स में कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कोप्लिक स्पॉट होते कैसे हैं, तो मैं आपके लिए एक स्लाइड लेके आया हूं, देखो इस पे कि जो कोप्लिक स्पॉट है वो मीजल्स के अंदर या रूबियोला के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये क्लस्टर के अंदर पाए जाते हैं। कैसे, व्हाइट लीजन्स होते हैं बकल म्यूकोसा अपोजिट द लोअर फर्स्ट सेकंड मोलार के अंदर। जो ये आपका लोअर जा है इसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड मोलार टीथ है, इन मोलार टीथ के अपोजिट साइड में अगर आप बकल म्यूकोसा की ओर जाएंगे तो बकल म्यूकोसा के ऊपर अगर आपको व्हाइट लीजन्स देखने को मिलते हैं तो आप लोग कहेंगे ये मीजल्स के अंदर कोप्लिक स्पॉट है। तो आप लोग बोलेंगे, यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि बकल म्यूकोसा में कैसे देखने को मिलता है, व्हाइट लीजन्स देखने को मिलते हैं, लीजन्स चकते देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों का क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन रिजल्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई कि इनमें से कौन सी वैक्सीन देने से मरीज को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की रिस्क हो सकती है, चांस हो सकते हैं, या कौन सी वैक्सीन किसी मरीज को देंगे तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कोज कर सकती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। तो थ्रोम्बो का मतलब प्लेटिलेट्स और पीनिया का मतलब क्या होता है, PLATELETS, प्लेटिलेट्स, और पीनिया का मतलब होता है कम। कि अगर प्लेटिलेट्स डिक्रीज, प्लेटिलेट्स काउंट अगर आपको देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को साथियों आप लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ये मीजल मम्स और रूबेला जब वैक्सीन देते हैं तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आप लोग ए आंसर को लॉक कर दें, आंसर आपका ए राइट है भाई, मीजल मम्स रूबेला के कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कोज कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं साथियों, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज एडवाइज्ड टू रिलीव द कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर, कोल्ड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर। साथियों यहाँ पे आपसे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक महिला है जो प्रेग्नेंट है जिसको लेबर हो रहा है, ड्यूरिंग लेबर, जब उसको लेबर है उस दौरान उसको कोल्ड कंप्रेशन देखने को मिला, तो उस कोल्ड कंप्रेशन को रिलीव करने के लिए कौन सी पोजीशन उसको देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब भी पेशेंट को कोल्ड प्रोलैप्स होता है, कोल्ड प्रोलैप्स होता है तो कोल्ड प्रोलैप्स इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, कोल्ड कंप्रेशन देखने को मिलता है। यानी आपके कोल्ड पे क्या हो सकता है, कंप्रेशन देखने को मिलता है। और अगर कोल्ड कंप्रेशन हो गया तो बच्चे के अंदर ऑक्सीजन वगैरह है वो कम जाएंगी, तो आप लोग ध्यान में रखें। अब इस कोल्ड कंप्रेशन को कम करने के लिए हम तीन पोजीशन देते हैं, एक तो नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। दूसरी पोजीशन की अगर मैं बात करूं, सेकंड पोजीशन आप लोगों से पूछे तो आप लोग बताना कि ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे कह सकते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ये तीन पोजीशन देते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन पे आ जाओ, सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे, लेटरल पोजीशन बिल्कुल देंगे,
रिवर्स ट्रेंडलेन है, उल्टी ट्रेंडलेनबर्ग है, यानी रिवर्स है ये। ट्रेंडलेनबर्ग बोलता तो हम मान सकते थे, तो ये भी आंसर नहीं है। लिथोटोमी नहीं है। इनमें कोर्ड कंप्रेशन ग्रेविटी के कारण ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन लेफ्ट जो लेटरल है इसके अंदर मरीज को क्या है, कोर्ड कंप्रेशन के अंदर हम दे सकते हैं रिलीव करने के लिए। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। भाई प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन का मोस्ट कॉमन कोज क्या माना जाता है। तो मैं थोड़ी सी फिजियोलॉजी बता देता हूं कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये महिला के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, जो प्रेग्नेंट लेडी है उस प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलती है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उस सेकंड ट्राइमेस्टर में ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, जिसको आप कॉन्स्टिपेशन बोल के चलते हैं। क्यों देखने को मिलता है तो आप लोग देख लें यहाँ पे। मान लीजिए सपोज करिए ये आपका क्या है, यूट्रस है। इसी तरह होता है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्शन आपका यूट्रस होता है। इस यूट्रस के आगे की साइड ये आपका ब्लैडर है और पीछे की साइड ये आपका क्या होता है, रेक्टम होता है। अब आप लोग देखें कि धीरे धीरे जब ग्रेविड यूट्रस है वो बढ़ता जाता है, उसके अंदर धीरे धीरे जब एनलार्जमेंट होता जाता है तो उसके कारण क्या होगा, बेबी ग्रोथ करता है तो ये कंप्रेशन डालता है। जैसे जैसे फंडल हाइट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे जो फंडल हाइट है महिला के अंदर, जो फंडस की हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, वैसे वैसे ही कंप्रेशन देखने को मिलता है। और ये कंप्रेशन देगा तो ये जो इंटेस्टाइन वगैरह है उनके ऊपर भी क्या करता है, कंप्रेस डालता है। उससे क्या होगा, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो घट जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं इस कंप्रेशन के कारण। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होंगे तो आप सभी को पता है मरीज को क्या होने के चांस रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन। इसलिए कॉन्स्टिपेशन का कारण आपसे पूछा है तो कारण आप लोग बताएं, क्या लैक ऑफ फाइबर इनटेक के कारण या लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक के कारण, नहीं। दूसरा है फाइबर कम लेने की वजह से, नहीं। तीसरा है रिड्यूस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो ये आपका राइट आंसर है। आंसर आप लोग सी को लॉक कर दें। आंसर आपका सी राइट है। अगर आप सी आंसर दे रहे थे तो आप बिल्कुल राइट है। लैक ऑफ एक्टिविटी नहीं, मेन कोज इसका क्या है, रिड्यूस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। साथियों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा। और अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए लाइव भी आ सकें, लाइव यूट्यूब सेशन भी आप लोगों के साथ कर सकें। दूसरा साथियों, आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल रही है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभी आपके मैंने पहले बताया था 2 एग्जाम आने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों से रोजाना एमसीक्यू सेशन भी डिस्कशन हो रहा है, तो एमसीक्यू सेशन आपके यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन की मैं दी एंड करता हूं, और एक बार फिर से हम किसी नए एमसीक्यू सेशन के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।